चल रहा आउटपुट सही आ रहा है उनका। चलिए एक बार देखते हैं। इवन ऑड और पॉजिटिव नेगेटिव का प्रोग्राम दिया था। इवन ऑड का प्रोग्राम क्या था हमारा, कोई भी नंबर यूजर से इनपुट करेंगे पहले। अब यहाँ पर हमें पहले पता होना चाहिए कि जिस नंबर को हम चेक करना चाहते हैं वो इवन है या ऑड है, वो इंटीजर ही होता है। फ्लोट नंबर को इवन ऑड के साथ हम लोग चेक नहीं करते हैं, तो इंटीजर ही हमें इनपुट लेना है। इनपुट तो स्ट्रिंग में आएगा लेकिन उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना। अब उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर, ये किसी भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो इवन नंबर है। तो नंबर को मॉडुलस लिया 2 से। अब जो रिजल्ट आया उसको कंपेयर करा हमने किससे, 0। तो इस ऑपरेशन का जो भी रिजल्ट आए, अगर वो 0 के बराबर आता है ना, तो हम क्या बोलेंगे, इसके इंडेंटेड ब्लॉक में जाकर नंबर हमारा कैसा है, एल्स नंबर हमारा कैसा है, और तो ये हो गया पहला प्रोग्राम। मैं लिखा 21 और नंबर है, मैं लिखा 20 इवन नंबर है। तो इस तरह से हमारा इवन ऑड का कोड हो गया। अब एक और प्रोग्राम नेगेटिव पॉजिटिव का दिया था, वो आसानी था। नेगेटिव पॉजिटिव, तो यूजर से एक नंबर इंटीजर करना इनपुट, चाहे वो इंटीजर हो चाहे फ्लोट हो, उसका फर्क नहीं पड़ता, आपको नंबर कोई सा भी, हमने चलो इंटी मान लिया। तो यहाँ पर लॉजिक क्या लगेगा, नंबर इज लेस देन 0, तो नंबर कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, एल्स एल्स लगाएंगे अब। एलिफ लगा दिया, क्या लिखें, नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो क्या कर दिया, पॉजिटिव। अब ये एक अलग सिचुएशन हो गई, अगर नंबर 0 से छोटा नहीं है और 0 से बड़ा नहीं है तो वो 0 ही होगा। अब 0 को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, नेगेटिव कंसीडर करते हैं या पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, 0 तो न्यूट्रल हो गया ना, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है, तो इस केस में हम लिख देते हैं नंबर इज 0। ठीक है, तो अब ये प्रोग्राम हमारा या तो बताएगा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या अगर नेगेटिव पॉजिटिव में से कोई नहीं है तो उसको फिर 0 बताएगा। अगर लिखूँ मैं -5 तो नेगेटिव नंबर है, 2 लिख दिया तो पॉजिटिव नंबर है, 0 मतलब। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव वाले केस को बता सकते हैं। अदरवाइज अगर रिक्वायरमेंट में गिवन होता कि भाई इक्वल टू पर भी पॉजिटिव बता दो, तो फिर इसको नहीं लगाते, सीधा एल्स लगा देते। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे आप। अब मुझे क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है एवरेज मार्क्स निकालने का। आप 3 सब्जेक्ट के मार्क्स को यूजर से इनपुट कराएंगे और फिर एवरेज मार्क्स आप बताएंगे कि क्या हमारे यहाँ। फिर उस एवरेज मार्क्स के बेस पर आप बताएंगे कि यूजर पास होगा कि फेल होगा, है ना। पासिंग क्राइटेरिया हम इस बार 40% मान के चलते हैं, तो पास और फेल की बात करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात नहीं करेंगे। तो 3 अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स यूजर से इनपुट कर लेते हैं फ्लोट मानते हुए। फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए हमारे, अभी सेकंड सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए, और इसी तरह से थर्ड
सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए। अब आपने क्या करना है, इन तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स का एवरेज मार्क्स निकालना। एवरेज मार्क्स का फार्मूला क्या होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पर गलती क्या हो सकती है हमसे, यहाँ पर अब ऐसा भी तो हो सकता है कि m3 को पहले 3 से डिवाइड कर दे, फिर जो रिजल्ट आए उसमें m2 m1 जोड़ दें। हमें ऐसा नहीं करना है, तो इसलिए क्या करो, कंफ्यूजन ना हो, पहले आपको एक पैरेंथेसिस में m1 प्लस m2 प्लस m3 लिखना है, उसके बाद फिर आप डिवाइड बाई 3 करेंगे। अब जो भी एवरेज मार्क्स आए मुझे उनको प्रिंट नहीं करना है, बस मुझे चेक करना है इफ एवरेज मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 तो आप पास हो गए, तो फेल हो गए। एंटर मार्क्स इन फर्स्ट सब्जेक्ट, मान लीजिए 78, 49 और 57, आप पास हो गए। ठीक है, अब इसको अगर हम और कॉम्प्लेक्स करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट के फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स 95 आए, सेकंड में 89 आए, थर्ड में 10 आए, तो पास फिर भी हो गए। तो अब यहाँ पर अगर हम इस सिचुएशन को और ज्यादा एक्सटेंड करना चाहें तो हम ये भी चाहते हैं कि भाई हर सब्जेक्ट के मार्क्स कम से कम 40 जरूर होने चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में अगर 40 से कम आ गए, भले ही एवरेज कितना भी है, फेल तो फिर भी हो गया। समझ में आ रही है कहानी यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, अब इस बार इस कोड को थोड़ा चेंज कर देते हैं। इस बार आपको एवरेज प्रिंट करना है, लेकिन एवरेज प्रिंट तभी करना या एवरेज के साथ आपको पास फेल बताना है, और हर सब्जेक्ट के बेस पर आपको पास फेल का कॉन्सेप्ट लिखना है। इफ मार्क्स इन m1 greater than equal to 40, मार्क्स इन m2 greater than equal to एंड मार्क्स इन m3, तब आपको पास बताना है और उसके बाद एवरेज बताना है। अगर इनमें से किसी में फेल हो गया तो आपको फेल बताना है कि भाई आप फेल हो गए और आपके मार्क्स ये हैं। अब कैसे करोगे इस काम के लिए, क्या इफ एल्स लगाएं। इफ m1 is greater than equal to 40 and m2 is greater than equal to 40 and m3 is greater than equal to 40, अगर ये है तो इसका मतलब है कि आप हर सब्जेक्ट में पास हो गए। ठीक है, अब आपको हम पास दिखाते हैं और साथ में आपकी परसेंटेज जो भी बनी है वो दिखा देते हैं, एवरेज। एल्स आप फेल हो गए और फेल होने पर भी परसेंटेज आपकी क्या बनी है वो ये बताओ। परसेंटेज आपकी अच्छी हो सकती है लेकिन एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो फेल माने जाओगे आप। मान लीजिए आपके एक में 95 है, एक में 80 है, एक में 20 नंबर रह गए, तो आप फेल है। परसेंटेज आपकी अच्छी बनी है, 65% आई है, लेकिन आप फिर भी फेल हैं क्योंकि एक सब्जेक्ट में आपके मार्क्स पासिंग वाले है ही नहीं। भाई रियल टाइम पे तो कुछ ऐसे रिजल्ट आता है, हर सब्जेक्ट के मार्क्स मिलाते थोड़ी पास हम लोग, माने किसी में फेल होगा तो फेल होगा सर। ठीक है, तो ये वाला आप कर सकते हैं। अब देखो इसको अलग अलग लेवल पर और लेके जा सकते हैं। अब आप मुझसे बोलोगे यही बताओ कितना फेल हो गए, पहले सब्जेक्ट में फेल हो गए, दूसरे में हो गए, तीसरे में हो गए। अभी तो सिर्फ आप ये बता रहे हो कि हो गए, लेकिन अब आपसे मैं ये कह दूं कि मुझे ये भी बताना है कि किस सब्जेक्ट में फेल हो गए, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, किस में फेल हुए। तो कैसे करेंगे इस काम के लिए, बताइए लॉजिक क्या होगा इसका, अगर मुझे ये भी पता करना हो कि आप किस में फेल हुए हैं।
देखो इस कोड को कैसे लिख सकते हैं आप। थोड़ा दूसरे सिचुएशन से सोचते हैं। अगर मैं लिखूं इफ m1 इज लेस देन 40, तो फेल हो गए। किस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं? फिल इन फर्स्ट सब्जेक्ट। जो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका था जो भी है, फिजिक्स रख लो, केमिस्ट्री रख लो, मैथ रख लो, मैंने सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 रख ली। फेल इन फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। और साथ में एवरेज ही प्रिंट करा दो, ठीक है। एलिफ अगर m2 के मार्क्स लेस देन इक्वल टू 40 हुए, हम लिखेंगे फेल इन सेकेंड सब्जेक्ट और एवरेज प्रिंट करा दो। फिर एलिफ m3 is less than 40, fail in थर्ड सब्जेक्ट और एवरेज प्रिंट करा दो। अब सोचो ना m1 में फेल है, ना m2 में है, ना m3 में है, इसका मतलब क्या हुआ? पास हो गया सर आप। और फेल कहाँ हुआ? देते हैं पास। देखें चला एंटर मार्क्स इन फर्स्ट सब्जेक्ट, मान लो 80, 10, 90, फेल इन सेकंड सब्जेक्ट, एवरेज मार्क्स आपके 60 आएंगे, ठीक है। हम इस आउटपुट मैसेज को अपने हिसाब से सही कर सकते हैं। फेल इन फर्स्ट सब्जेक्ट, लेकिन आपके एवरेज मार्क्स जो आए हैं वो इतने हैं, ठीक है। तो अब आप पास हो गए तो सब में पास माने जाओगे। इसमें 45 हैं, इसमें 42 हैं, पास फिर भी हो गए, एवरेज मार्क्स आपके नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना कोडिंग के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे करना चाहते हैं वो डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब पाइथन के अंदर एक नई कंडीशन आई है जिसका नाम मैच कंडीशन। एडेड इन 3.10। हम लोग पाइथन का जो वर्जन यूज कर रहे हैं वो 3.11 है, और ये जो कंडीशन ऐड हुई है ये ऐड हुई है हमारा 3.10 में। तो अगर किसी का 3.10 से बिलो होगा तो एरर आ जाएगा, उसके में ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे सर हमारे में कौन सा है? तो आप जब आइडल ओपन कर रहे हो तो टाइटल बार पे लिखा हुआ है 3.11.4, तो आपके में अगर 3.10 भी है वो भी चलेगा। अगर 3.9 होगा तो एरर आ जाएगी, ये कोड नहीं चलेगा। तो मैच कंडीशन का पर्पस क्या है और किस तरह की सिचुएशन में मैच कंडीशन यूज करी जाती है? जब आप एक एग्जांपल समझते हैं, आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, तो सबसे पहले वो आपसे कहता है प्रेस 1 फॉर इंग्लिश, प्रेस 2 फॉर हिंदी। अब आपने मान लीजिए 2 प्रेस कर दिया, तो उनका जो सॉफ्टवेयर होगा जो इस कस्टमर केयर के पूरी IVR ऑप्शन को मैनेज कर रहा है, तो वहां पर भी तो उन्होंने कंडीशन लगा रखी होगी। यूजर ने क्या प्रेस करा, 1 करा कि 2 करा? अगर 1 करा तो आगे कुछ और चलेगा, 2 करा तो आगे कुछ और होगा। अब आपने 2 प्रेस करा, फिर आगे फिर ऑप्शन आ गए, 1 पर ये करें, 2 पर ये करें, 3 पर ये करें, 4 पर ये करें, 9 पर कस्टमर केयर से बात करें। तो यहाँ पर भी कंडीशन ही चाहिए, इस तरह के सॉफ्टवेयर में कंडीशन चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल, आप ATM में जाते हैं, आपने अपना कार्ड स्वाइप कराया, इंसर्ट करा, सामने स्क्रीन पर ऑप्शन आ गए, चेक बैलेंस, फास्ट कैश या पिन चेंज या मिनी स्टेटमेंट, ये सब ऑप्शन आ रहे हैं। अब आप इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करें, तो पीछे जो ATM का सॉफ्टवेयर चल रहा है
वो तो कंडीशन पे चल रहा होगा कि आपने क्या सेलेक्ट करा है, उसके हिसाब से आगे का कोर्स चलेगा उनका। ये भी तो कंडीशन ही है, ठीक है। तो जब हम सिलेक्शन बेस्ड कोई कंडीशन क्रिएट करना चाहते हैं जहां यूजर हमको सेलेक्ट करवा रहे हैं कि यूजर सेलेक्ट करो क्या है, तो उस केस में मैच कंडीशन हमारे लिए कोडिंग में थोड़ा इजी रहती है। अगर मैच कंडीशन से हम इस तरह के सिलेक्शन को कंपेयर करते हैं तो चीजें हमारे लिए थोड़ी आसान रहती हैं, और अगर हम इफ पहले से ही जाएंगे तो भी हो जाएगा। तो उसी को अगर मैं इम्प्लीमेंट करूं कि मान लीजिए आपके पास कोई एक वेरिएबल है जिसका नाम आपने मान लो ऑप्शन रख लिया, कुछ भी रख लो, जिसकी वैल्यू या तो 1 आएगी या 2 आएगी। अब मुझे पता है इसमें दो ही वैल्यू आ सकती है। अब मैं यहाँ पर मैच कंडीशन लगाऊंगा, और मैच कंडीशन में आपको क्या करना है, कंपेयर नहीं करना होता है ना। तो अगर आप इफ लिख रहे होते तो यहाँ पर ऐसे लिखते इफ ऑप्शन इक्वल टू 1, तो मुझे आगे जो करना है वो कर दूंगा। मैच कंडीशन में हमें क्या करना होता है, वो वेरिएबल पास करना है जिसमें हमारी वैल्यू आएंगी। हमने कहा ऑप्शन वेरिएबल हमारी वैल्यू आएगी या तो 1 या 2, यूजर से इनपुट लेकर हम, चलो यूजर से इनपुट ले लेते हैं। यहाँ लिख दिया एंटर नंबर। अब मैच कंडीशन में आप इस ऑप्शन वेरिएबल में किन किन वैल्यू पर आगे एक्शन करना चाहते हैं, उन वैल्यू के लिए केस डिफाइन करेंगे। केस हमने कहा 1, क्या करना चाहते हो, हमने कुछ नहीं, बस एक मैसेज दे दो। फिर हमने कहा केस 2। अब आप रियल टाइम पे केस 1 पर क्या करना चाहते हो उसका लॉजिक यहाँ लिख देंगे, मैंने जस्ट वही प्रिंट करा दिया। आप पूरा लॉजिक लिखेंगे, प्रिंट यहाँ लिख दिया मैंने, हो गया हमने बस। तो मैच कंडीशन में कहीं कंपैरिजन नहीं करना, बस मैच कंडीशन बनाएंगे, और जो भी मैच का वेरिएबल है उसमें क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो हमें पता होना चाहिए, और हर पॉसिबल वैल्यू के लिए केस डिफाइन करेंगे। आपने लिखा 2, दैट मीन्स आपने हिंदी सेलेक्ट किया। आपने लिखा 1, दैट इज आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया। और अगर मान लीजिए मैंने कुछ और दे दिया तो कौन सा केस मैच होगा, कोई सा नहीं होगा, कुछ आउटपुट नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ इनवैलिड ऑप्शन आए, क्योंकि कस्टमर केयर वाले में ऐसे ही होता है, इनवैलिड ऑप्शन हमारा आना चाहिए। कैसे लिखें, यहाँ पे लिखेंगे केस अंडरस्कोर। अंडरस्कोर इज लाइक एल्स, अगर कोई केस मैच नहीं होगा तो अंडरस्कोर वाला केस आपका मैच हो जाएगा। तो केस अंडरस्कोर, और यहाँ पर हम लिख देंगे इनवैलिड ऑप्शन। तो अंडरस्कोर की जगह आप डिफॉल्ट भी लिख सकते हैं, डिफॉल्ट वो भी चलेगा। तो डिफॉल्ट में हमें डी ई ज्यादा लिखना पड़ेगा, 6-7 कैरेक्टर टाइप करने पड़ेंगे, अंडरस्कोर लगाने में आसान। केस मैच ब्लॉक खत्म हो गया, तो मैच ब्लॉक के आगे आपके अनकंडीशनल स्टेटमेंट अभी भी हो सकते हैं जो हमेशा चलेंगे। हमने थैंक यू लिख दिया लास्ट। एंटर नंबर 8। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मैच केस कंडीशन को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि ये जो मैच कंडीशन आप बना रहे हैं, ये मैच कंडीशन क्या अलग अलग टाइप की केस पर एग्जीक्यूट हो सकती है, डेट मीन्स यहाँ पर दोनों केस कैसे हैं, इंटीजर। ऐसा हो सकता है एक इंटीजर हो, एक फ्लोट हो, एक स्ट्रिंग हो, हमने कहा ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके लिए फिर आपको यूजर इनपुट की जगह अभी के लिए खुद से इनपुट लेकर चलना होगा।
मैंने यूजर से इनपुट ना लेकर ऐसे कर दिया, मान लीजिए कर दिया 1 और यहाँ कर दिया मान लीजिए मैंने 2.5 और यहाँ पे लिख दिया सिंपल एप्पल मैंगो और एक केस डाल दिया मान लीजिए हाई और यहाँ पे लिख दिया और आपने 3 केस बनाए। अगर मैच के वेरिएबल की वैल्यू 2.5 आई तो ये केस एग्जीक्यूट होगा, अगर 1 आई तो ये केस एग्जीक्यूट होगा और हाई आएगी तो फिर ये केस एग्जीक्यूट होगा। तो मान लो मैंने रख दिया 2.5, उसके हिसाब से मैंगो सही आ, मैं लिख दिया मान लीजिए यहाँ पर हाई, मैं लिख दिया यहाँ पर मान लीजिए 1.0, तो 1 या 1.0 एक ही बात है, ठीक है। लेकिन ये और ये अलग है, ये कौन सा 1 है, स्प्रिंग, ये स्प्रिंग हो गया, तो स्प्रिंग में 1 तो कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम मैच केस में अलग अलग टाइप के केस भी डिफाइन कर सकते हैं। आपने अगर कभी सी और जावा में से किसी एक लैंग्वेज को पढ़ा है अगर, तो वहां होता था मैच केस की जगह पर स्विच केस, स्विच केस के जैसा ही है मैच, लेकिन स्विच केस में सारी केस एक टाइप के ही होते थे, अलग अलग टाइप के नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जनरली नीड नहीं होती बट सिंटैक्स है कि हो सकता है। अब कई बार ऐसा होता है कि मुझे अलग अलग केस पर सेम काम करना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि अगर केस 1 हो तो भी एप्पल आए और केस 2 हो तो भी एप्पल आए, केस 3 पर हम चाहते हैं ऑरेंज है, तो आपको अभी अलग अलग केस 2 बनाने पड़ गए, एक केस 1 एप्पल के लिए, केस 2 फिर एप्पल के लिए। तो इसकी वैल्यू नहीं दी, तो 1 पे भी एप्पल आ रहा है और केस 2 अगर मैच होगा तो भी एप्पल आ रहा है। तो जब आप अलग अलग केस के लिए, अलग अलग केस के लिए सेम लॉजिक रन करना चाहते हैं, तो हम एक ही केस में 2 वैल्यू बता सकते हैं, और ऐसा करने के लिए पाइप सिंबल का यूज करेंगे, ये जो पाइप सिंबल होता है इसका यूज करें। तो केस 1 और 2 यानी कि इस वेरिएबल की वैल्यू जो हमने मैच में डाला है, इसका नाम हमने ऑप्शन रखा है, तो इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, आई जे के एक्स वाई जेड। अगर इस वेरिएबल की वैल्यू 1 या 2 में से कोई भी आएगी तो ये वाला केस हमारा मैच होगा। अगर 1 लिखूंगा तो भी हमारा यही चलेगा, और अगर मैंने 3 लिख दिया और हम जाएगा। अब इसका आंसर आप क्या देंगे अगर ऐसा इतना पढ़ने के बाद इंटरव्यू में आ जाए, कौन सा केस मैच होगा, क्योंकि 2 तो दोनों में आ गया। तो अगर एक वैल्यू के लिए मल्टीपल केस मैच हो रहे हैं तो सीक्वेंशियली जो पहले मैच हो रहा होगा वो वाला केस चलेगा, चलेगा एक ही केस, एक से ज्यादा केस हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब अगर आपसे कहा जाए कि सर कुछ मीनिंगफुल कोड बनाकर दिखाइए मैच केस का यूज करके, हमने अभी सिर्फ सिंटैक्स से फैमिलियर होने के लिए प्रिंट लगा लगा कर चेक कर लिया, हमने कहा ठीक है मीनिंगफुल कोड बनाते। अब अगर आपसे कहा जाए कि आप यूजर से 2 नंबर इनपुट लेना है,
एंटर फर्स्ट नंबर और एंटर सेकंड नंबर। उसके बाद आप इन दो नंबर का मल्टीप्लाई करके प्रिंट करा दो। हम ऐसा नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कि जब ये दो नंबर एंटर हो जाएं तो पहले आप यूजर से पूछें, यूजर क्या करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो या मल्टीप्लाई करना चाहते हो या डिवाइड करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो अगर आप ऐड करना चाहते हो प्रेस वन फॉर ऐड, प्रेस टू फॉर मल्टीप्लीकेशन, प्रेस थ्री फॉर डिवीजन। फिर यूजर जो बताएगा उसके हिसाब से हम अपना आगे का कोड लिखेंगे। तो हमने क्या करा, यूजर से दो नंबर इनपुट करने के बाद यूजर से एक तीसरा इनपुट और लेंगे, और वो इनपुट किस बात के लिए लेंगे, पूछने के लिए कि यूजर आप क्या करना चाहते हैं। तो हमने यूजर से फिर एक इनपुट ले लिया और यहाँ इससे पूछा प्रेस वन फॉर एडिशन, कॉमा, प्रेस टू फॉर मल्टीप्लीकेशन, कॉमा, प्रेस थ्री फॉर डिवीजन। अब यूजर जो भी प्रेस करेगा उस ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट कर लिया, यूजर की चॉइस मैंने ले ली। अब मैंने मैच ब्लॉक बनाया, अब मैच ब्लॉक में चॉइस वेरिएबल डाल दिया। अब इस चॉइस वेरिएबल में क्या क्या वैल्यू आ सकती है, बताओ क्या डालना चाहिए। मैच में एक वेरिएबल डालते हैं ना, जिस वेरिएबल में हमारे पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं, तो यही तो वो वेरिएबल है जिसमें या तो यूजर ने वन प्रेस करा होगा तो इसमें वन आकर स्टोर हो गया होगा, अगर यूजर ने टू प्रेस करा होगा तो टू आकर स्टोर हो गया होगा, अगर थ्री प्रेस करा होगा थ्री आकर स्टोर हो गया, इसलिए इसको डाला है। आप बताओ क्या लिखना है ना। चलो, अब उसके बाद फिर हमने केस बनाने हैं। अब कितने केस बना सकते हो, तीन केस बनेंगे, क्योंकि आप अपने मैच में जो वेरिएबल आपने लिखा है उसमें तीन ही वैल्यू आ सकती है, तो जो जो पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है उतने केस में बनाता हूँ। तो पहला केस बना दिया मैंने वन। अब बताओ आपने यूजर को क्या बताया है वन होने पर, एडिशन, तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ए और बी का क्या करना चाहिए, एडिशन। करने को आप डिवीजन कर दो, मैं थोड़ी कर देगा यूजर, लेकिन गलत मैसेजिंग हो जाएगी। ऊपर दिखा रहे हो वन पर एडिशन होता है और एक्चुअल में कोड आपको कर देता है डिवीजन, तो ये सही नहीं रहेगा। तो आपको वही जो दिखाया है वही करना भी चाहिए। ठीक है, केस टू, केस टू पर क्या करेंगे, हमने बताया है मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन करिए। फिर केस थ्री पर हमने डिवीजन दिखाया है तो आप डिवीजन कर दीजिए, और अगर यूजर ने वन टू थ्री के अलावा कुछ और कर दिया तो अंडरस्कोर केस लगा देते हैं, इनवैलिड सिलेक्शन, इनवैलिड ऑप्शन, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर। अब इस लाइन को पढ़ने में हमें टाइम ज्यादा लग रहा है। अगर कोई नया बंदा इसे पढ़ेगा जिसको पता ही नहीं क्या लिखा था कोड में, तो उसको समझने में अजीब लगेगा, प्रेस वन फॉर ऐड, प्रेस टू फॉर दिस, पढ़ तो ले गई 2-3 मिनट के बाद, उसके बाद समझ जाएगा कि क्या करना चाहते हैं। हमने टू लिख दिया तो भाई 12 और 4 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 40। तो क्या चाहते हो, हम चाहते हैं ऐसा हो जाए कि ये तीनों ऑप्शन ना तीन अलग अलग लाइन पर आ जाए, तो अच्छा लगेगा देखने में। मैंने कहा ठीक है, तो एक काम करते हैं, प्रेस वन फॉर ऐड के बाद क्या लगा देते हैं, स्लैश एन, प्रेस टू फॉर मल्टीप्लाई के बाद लगा देते हैं स्लैश एन। मैंने कहा अब देखना जरा, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, हमने कहा पहले से तो ठीक है, प्रेस वन फॉर ऐड, प्रेस टू फॉर मल्टीप्लाई, प्रेस थ्री फॉर डिवीजन, हमने कहा एडिशन कर दो। अच्छा, यूजर थोड़ा समझदार भी हो सकता है, अगर मैं प्रेस ना लिखूं और सिर्फ लिख दूं वन फॉर ऐड, टू फॉर मल्टीप्लाई, थ्री फॉर डिवीजन,
तो भी शायद समझ ही लेगा। तो सोचो अगर मैं प्रेस वर्ड ना लिखूं तो शायद वो समझता तो आई। हमने कहा देख लेते हैं एक बार। 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर मल्टीप्लीकेशन, 3 फॉर डिविजन। हमने कहा चलो डिवीजन कर देते हैं। 2.5 आ गया हमारा। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि यूजर इतना समझदार भी है, फॉर भी नहीं लिखोगे ना तो भी समझ जाएगा, ऐसे लगा दो 1 डॉट एड, 2 डॉट मल्टीप्लाई, 3 डॉट। तो अभी भी ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोग्रामर को फायदा हो गया, उसे कम लिखना पड़ रहा है लेकिन अपनी बातों को समझा फिर भी पा रहा है यूजर के लिए। जो सबसे पहले लिखा था वो भी और जो अभी लिखा है वो भी एक ही बात है, लेकिन इसमें रीडेबिलिटी बहुत अच्छी हो गई और प्रोग्रामर को भी लिखने में कम समय लग रहा होगा, कम लिखना पड़ रहा है उसको। अब इसमें बस एक काम और करा दो सर, जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है वो डिवीजन के आगे कर रहा है, वो नेक्स्ट लाइन से करा दो और अच्छा हो जाएगा। मैं कहा, चलो ये बात भी सही है। ठीक है, क्या करो, स्लैश एन यहाँ लगा दो। अब देखो, अब ठीक है, बंद कर देते हैं। ठीक है, अब इस कॉलम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब किसी ने कहा सर अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं कर सकते कि भाई ये स्ट्रिंग ही तो है, इस स्ट्रिंग में स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन हम लगा रहे हैं तो मल्टीलाइन स्ट्रिंग बना दें इसे। एडिशन स्लैश एन हट जाएगा, 2 मल्टीप्लीकेशन, 3 पर ये। इससे क्या है, इससे कोड भी थोड़ा रीडेबल हो गया, कोड की रीडेबिलिटी भी अच्छी हो गई। बात एक ही है सबकी। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मैच केस वाले जो एग्जाम्पल्स हैं उनको समझ सकते हैं कि किस तरह के सिचुएशन में हम यूज करते हैं। आप ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड को ना लिखकर उनके सिंबल दिखा दो, प्लस एस्ट्रिक डिवाइड। आप यूजर से मान लीजिए यहाँ पर ऐसे लिखोगे प्लस, तो लोग सोचते हैं, तो हम यूजर से ये थोड़ी कह रहे हैं कि वो प्लस एंटर करेगा, हम उससे कह रहे हैं कि वो तो 1 प्रेस करेगा ना। हम तो ये दिखा रहे हैं ना 1 2 3 ऐसा दिखा रहे हैं। अब यूजर इतना पढ़ने के बाद 1 प्रेस करे, ना कि प्लस एंटर करे। ठीक है, अगर आप यूजर से प्लस ही एंटर करवाओगे तो फिर वो इंट में तो कन्वर्ट होगा ही नहीं, क्योंकि आप तो यूजर से जो इनपुट करवा रहे हो वो स्ट्रिंग में आएगा और फिर आप उसे कोड में किस में कन्वर्ट करोगे, इंटीजर में। तो यूजर ने अगर प्लस माइनस सिंबल एंटर कर दिया तो वैसी एरर आ जाएगी हमारी। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं, हम तो सर यही चाहते थे प्लस माइनस और मल्टीप्लाई लिखो, हमने कहा चलो कर देते हैं। तो यूजर के इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करना है, स्ट्रिंग तक रखना है। और यूजर से कहना है कि भाई या तो प्लस लिखो, मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड के लिए डिवाइड कर दो। ऐसे कर दो, अजीब लगेगा लेकिन ठीक है, गलत तो नहीं है। ऐसे करके आ रहा होगा इस पर। अब इसमें हुआ क्या, कोड में चेंज क्या करोगे, केस कैसे मैच कराओगे। तो केस मैच करने के लिए फिर क्या करना होगा आपके लिए, स्ट्रिंग में लिखना होगा प्लस, जो सिंबल मैच होंगे। आप सोच रहे थे ऐसे ही लिख देंगे, ऐसा थोड़ी चलेगा। स्ट्रिंग में, क्योंकि यूजर जो इनपुट लिया है वो हमने स्ट्रिंग तो बना के लिया है, तो जो सिंबल है वो एज ए स्ट्रिंग आया है, तो आप एज ए स्ट्रिंग लिखोगे।
तो क्या करना है। तो ये थोड़ा ज्यादा रीडेबल नहीं रहा क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाएगा यूजर, बट अपना काम चल रहा है। तो अब सर इससे पहले वाला जो प्रोग्राम था, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि हमारे पास मैच केस का ऑप्शन था ही नहीं, यही था, और इफ एल सी है, हम मैच केस पढ़ना ही नहीं चाहते अगर, तो कोई काम हमारा रुकेगा फिर भी नहीं, काम हमारा फिर भी होता रहेगा, क्योंकि मैंने बताया कि मैच केस का कॉन्सेप्ट 3.10 में ऐड करा था आपने। अब 3.10 से पहले, यानी कि बहुत बड़ी बात नहीं है, 4 महीने पहले की बात है। तो 4 महीने पहले जितने लोगों ने पाइथन पढ़ी होगी उनको खुद नहीं पता होगा मैच केस भी आता है पाइथन में। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसी प्रोग्राम को बताओ इफ एल से कैसे बनाएंगे, बताओ क्या लिखें सबसे पहले यहाँ पर। इफ क्या लिखें, वेरिएबल का नाम क्या रखें यहाँ पर, जो वेरिएबल है उसका नाम क्या रखना होगा, बताओ। ट्वाइस, फिर ट्वाइस के आगे इक्वल टू 1, क्योंकि हम तो 1 को ले रहे हैं ना, यूजर से ऐड थोड़ी टाइप करवाएंगे, उसे तो 1 एंटर करवाएंगे ना। अब यहाँ पर मुझे कंपेयर करना पड़ा, अब प्रिंट कर देंगे क्या, ए प्लस, फिर एलिफ इक्वल टू 2, ए एस्पेक्ट एलिफ ट्वाइस इक्वल टू 3, तो डिवीजन कर दिया, और अगर इन तीनों में से कोई नहीं आया तो इनवैलिड ऑप्शन कर दिया। एंटर फर्स्ट नंबर 3, सेकंड नंबर 2, ऐसे कर दो। अब भाई आप इस प्रोग्राम को देख लो, ये प्रोग्राम है आपका, ठीक है। अब इसी प्रोग्राम को आपने अभी बनाया और इसी प्रोग्राम को आपने इससे पहले बनाया था उसके साथ, मैच केस के साथ। तो अगर इन दोनों प्रोग्राम को एक साथ ओपन करके अगर मैं दिखा पाऊँ, ये तो हो गया, दोनों वैसे कैसे हो गए, चेंज हो गया, मुझे लग रहा है मैंने एक के ऊपर एक सेव कर दिया। मान लो ये मैच केस वाला है, ठीक है, और ये वाला है। अब आप देख लो रीडेबिलिटी वाइज कौन सा ज्यादा सही लग रहा है, रीडेबिलिटी, नंबर ऑफ लाइन तो लगभग दोनों में सेम ही है। यहाँ पर आप देखो, आपको लिखने में यहाँ पर पहले कंपैरिजन भी करना पड़ रहा है, कंपैरिजन करना पड़ रहा है, कंपैरिजन करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो एफिशिएंसी वाइज अगर मैं देखूँ तो मैच केस आपके लिए बेटर है, सुटेबल है, ठीक है? तो आप बोलोगे फिर इफ एल्स को ख़त्म कर दो, मैच केस ही रहने दो। तो मैच केस हमारा अल्टरनेट है इक्वल कंपैरिजन का। अगर मुझे लेस देन ग्रेटर देन करना हो तो मैच केस काम नहीं, मैच केस, केस एग्जैक्ट इस वैल्यू से मैच होना चाहिए, इससे छोटा या बड़ा होने पर कोई केस का कॉन्सेप्ट नहीं, फिर आपको इफ एल्स ही लगाना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग वो सारे प्रोग्राम जहां पर एग्जैक्ट वैल्यू वही होती है,
उनके लिए मैच केस यूज कर सकते हैं इफ एल्स की जगह। हर प्रोग्राम में हम यूज नहीं कर सकते मैच केस, ठीक है। जैसे आपने पास फेल का प्रोग्राम बनाना है, इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 तो पास, नहीं तो फेल। अभी मैच केस नहीं बनेगी और हमारी कहानी, ठीक है, क्योंकि वहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना है। अब इक्वल टू वाला तो चल जाता है मैच केस में, इक्वल टू कंपैरिजन इंटरनली, लेकिन ग्रेटर वाला कंपैरिजन तो है ही नहीं इसके अंदर, तो यहाँ पर मैच केस आपका काम नहीं करेगा। तो अब जो कंडीशन वाली कहानी थी ये हमारी पूरी हो गई। अब मैंने आपको बताया था कि पाइथन में जब हम ब्लॉक बनाते हैं तो वो ब्लॉक हमारा एक तो होता है इंडेंटेड ब्लॉक, और एक बताया था मैंने इनलाइन ब्लॉक। तो इंडेंटेड ब्लॉक क्या है उसकी प्रैक्टिस तो हमने अच्छे से कर ली। अब इनलाइन ब्लॉक क्या होता है इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन का मतलब है सेम लाइन पे ब्लॉक लिखना, नेक्स्ट लाइन पर इंडेंटेशन का यूज नहीं करना है। तो आपसे कोई पूछ सकता है इंटरव्यू के अंदर कि पाइथन में बिना इंडेंटेशन के क्या किसी ब्लॉक को बनाया जा सकता है, आंसर इज यस। और उसी को क्या बोलते हैं इनलाइन ब्लॉक, जिसमें इंडेंटेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। करके देखते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने यूजर से एक नंबर लिया, या चलो पहले आसान सा करके देखते हैं। मान लीजिए कोई एक एक्स वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5, तो मैं लिखा इफ एक्स इज ग्रेटर देन 3, तो मैं चाहता हूं एप्पल और मैंगो प्रिंट हो जाए। तो अब इंडेंटेशन ब्लॉक नहीं लगाना है, इन लाइन ब्लॉक कॉलोन के बाद ही शुरू हो जाता है। कॉलोन के आगे हमने कहा कॉलोन के आगे लिख दो, प्रिंट कर दिया एप्पल। हमने कहा एक और मैसेज लिखना है, एक और प्रिंट लिखना है, तो अब कैसे लिखोगे एक लाइन पर, तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, सेमी कॉलोन, फिर प्रिंट कर दिया मैंगो। इफ ब्लॉक में आप जितने स्टेटमेंट लिखने हैं सेमीकोलन लगाकर आप लिखेंगे, मजबूरी है सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक लाइन पर जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखते हैं तो सेमीकोलन लगाना ही पड़ता है। फिलहाल हमने इतना लिख दिया। अब सर एल्स ब्लॉक बनाना है, अगले लाइन पर आ जाओ। एल्स ब्लॉक, एल्स ब्लॉक क्या प्रिंट करना है, हमने कहा सर ऑरेंज प्रिंट करा दो और एक मैसेज और डाल दो, मान लीजिए बनाना। रन करा दें, हमने कहा एप्पल और मैंगो। अगर मैं एक्स की वैल्यू बंद कर दूं तो फॉल्स हो गया और ऑरेंज बना। तो इस तरह से इन लाइन ब्लॉक, एक ही लाइन में हम ब्लॉक बनाते हैं, लेकिन इसमें रूल है कि फिर हर स्टेटमेंट हमारा सेमीकोलन के बाद ही नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखवाएगा। और अगर आपने ये नहीं लगाया एरर आएगी। अब इसी काम को आपने ऐसे किया है, इसी काम को अगर मैं इंडेंटेड ब्लॉक से करूं तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोग्राम। इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंडेंटेड ब्लॉक, प्रिंट लगा दिया। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, लगाओ लगाओ मत लगाओ, एल्स लगा दिया, इंडेंटेड ब्लॉक बना दिया और ये सेम आउटपुट आएगा। अब आप बताओ किसको प्रेफर करोगे, इंडेंटेड ब्लॉक को प्रेफर करोगे या इनलाइन ब्लॉक को प्रेफर करोगे। तो मेरा कहना यहाँ पर यह है कि अगर आपके ब्लॉक में एक स्टेटमेंट वाली बात है तो इनलाइन भी ठीक है, लेकिन अगर आपके ब्लॉक में एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो सेमीकोलन लगाकर एक एक स्टेटमेंट लिखते चले जाओगे तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपकी स्क्रॉलिंग आ जाएगी। अब वो स्क्रॉलिंग इतनी आ जाएगी कि आपको आपकी आंखों के सामने पूरा कोड कभी दिखेगा ही नहीं। वर्टिकली आप कितना भी लिख लो, आपको एक पेज में 15-20 लाइन एक साथ दिख जाएंगी वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली इतना नहीं दिखेगा आपके लिए।
क्योंकि जनरली जिस डिवाइस में मेरा कोड चलेगा उसकी विड्थ कम होगी, हाइट उसकी ज्यादा होगी। नहीं, वर्टिकली एक साथ में ज्यादा देख सकता हूँ देन हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो इसलिए अगर एक स्टेटमेंट है लिखने को तब तक तो ये सही है इनलाइन ब्लॉक। आप कह रहे थे कि भाई मुझे इवन ऑड का प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, इवन ऑड का प्रोग्राम बनाना है, तो इवन ऑड के प्रोग्राम में कंडीशन लिख दी, इफ कंडीशन दिस ट्रू इवन एल्स ऑड, तो इनलाइन भी ठीक है। अगर आप बोलोगे नहीं मुझे इफ के साथ 10-12 लाइन का कोड चलाना है, तो ये सही नहीं है, रीडेबिलिटी खराब हो जाए। तो इंडेंटेड ब्लॉक रीडेबिलिटी वाइज बेटर हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी आंखों को वर्टिकली चीजों को समझने में आसानी ज्यादा होती है कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल अगर ज्यादा लेता हूं। ठीक है, और एक चीज और, हमारे माउस में जो व्हील बटन होता है उससे बाय डिफॉल्ट कौन सी स्क्रॉलिंग होती है? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टली मुझे अपर्ट लगाकर ऐसे करके लेके जाना पड़ेगा ट्रैक करके माउस, तो अपर्ट ज्यादा लगेंगे हॉरिजॉन्टल कोड को पढ़ने में। ठीक है, तो वन वर्ड का आंसर है इंडेंटेड ब्लॉक प्रोवाइड रीडेबिलिटी ऑफ। ठीक है, सिंगल लाइन ब्लॉक की बात करोगे तो इन लाइन से फायदा यह है कि नंबर ऑफ लाइंस आपकी बच जाएंगी। इसमें फायदा यह है कि 2 लाइन से पूरा कोड आ गया, इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन बराबर है 2 लाइन। कोड लेंथ कम करनी है तो इनलाइन ब्लॉक, रीडेबिलिटी पे ध्यान रखना है तो इनलाइन। ठीक है, तो इस तरह से हम इनलाइन ब्लॉक इफ के लिए, एलएफ के लिए, सबके लिए अपना यूज कर सकते हैं। अब कंडीशन वाला चैप्टर हमारा पूरा हो गया। अब मैं आपको कंडीशन के ऊपर कुछ असाइनमेंट करने को दे रहा हूँ। तो पहले वाले असाइनमेंट में 5 क्वेश्चन दिए थे मैंने, इस वाले में 10 क्वेश्चन है। संख्या बढ़ गई हमारी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये बढ़ते चले जाएंगे और कॉम्प्लेक्सिटी लेवल भी बढ़ेगा। अब इन असाइनमेंट्स को आपको बनाना है, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? पढ़ेंगे क्या कहा जा रहा है। एन इंटीजर इज इनपुट थ्रू कीबोर्ड। ठीक है, समझ में आ गया। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड वेदर इट इज ऑड और इवन नंबर। तो ये प्रोग्राम हमसे क्या कहना चाह रहा है? ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि आप एक प्रोग्राम बनाइए पाइथन का जिसमें एक इंटीजर यूजर से इनपुट आएगा कीबोर्ड से, और फिर आपको ये बताना अपने प्रोग्राम से कि वो इवन नंबर था या ऑड नंबर था। तो अभी तो ये बना के दिखाया था मैंने, स्टार्टिंग में बना के दिखाया था, सबसे पहले क्लास शुरू हुई थी जब। तो उसी से आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, पढ़ो आप लोग। बताइए क्या करना है इस दूसरे प्रोग्राम में। यूजर, ठीक है। चलो, अब अगर आपसे कहा जाए कि जब हम कोई भी कोड लिखेंगे तो उस कोड को लिखने में सबसे पहला पड़ाव क्या होना चाहिए? अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को पहले अंडरस्टैंड करना।
फिर दूसरा क्या होना चाहिए? इन्होंने बताया जो आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया है उसका सॉल्यूशन क्या होता है, उस सॉल्यूशन को कागज पे लिखिए, को बोलते हैं लॉजिक। लॉजिक का मतलब सॉल्यूशन। प्रॉब्लम क्या है समझ में आ गया? प्रॉब्लम समझने के बाद उसका सॉल्यूशन बताओ, कागज में। कागज पे सॉल्यूशन लिख लिया। अब तीसरा काम क्या होना चाहिए? जो कागज पे सॉल्यूशन लिखा है उसको किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके कोड में कन्वर्ट कर। तो कोड में जब कन्वर्ट करोगे किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके, तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स यूज करोगे। उसमें इफ कैसे बनता है, यूजर से इनपुट कैसे लेते हो। अब चाहे लैंग्वेज जावा हो चाहे सी हो, उसका इन दोनों फेज से कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। अगर आप जावा पढ़ोगे तब भी तो दो काम करने पड़ेंगे। जावा का सिंटैक्स यूज करना होगा यूजर इनपुट लेने के लिए, जावा का सिंटैक्स यूज करना होगा इफ एल्स बनाने के लिए। अगर आप कोई नई लैंग्वेज कभी आएगी 5 साल बाद, उसमें ये प्रोग्राम बनाना चाहो तो बना ही सकते हैं सर। तो 5 साल बाद जो नई लैंग्वेज आएगी उसमें नया क्या होगा? सिंटैक्स नहीं होंगे उसमें। वो बताएगी कैसे इफ एल्स बनता है उसके यहाँ पर, कैसे स्टेटमेंट को लिखा जाता है। तो तीसरा पॉइंट क्या कहलाता है? इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन या कोडिंग। अब ये बताओ इन तीन फेज में हम कहाँ सबसे ज्यादा स्टक करेंगे? अगर हम 100 लोगों को प्रॉब्लम दें, ठीक है, मैंने प्रॉब्लम दी ये वाली, ये जो लिखी हुई है, बताओ प्रॉब्लम क्या है? पहले प्रॉब्लम बताओ। और ये प्रॉब्लम अभी 5 लाइन की है। प्रॉब्लम एक एक पेज की होती है। इवन पूरी की पूरी वर्ड फाइल जिसमें 10 पेज हो सकते हैं, वो एक प्रॉब्लम होती है रियल टाइम पर। चलो, सबसे पहला पड़ाव यही है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम अंडरस्टैंड हो जाती है तभी आप उसके सॉल्यूशन के बारे में सोच पाएंगे। अगर आपकी प्रॉब्लम क्लियर नहीं हुई, आपने प्रॉब्लम में लिखा कुछ है, समझ कुछ और लिया, तो फिर जो समझ लिया है उसी का सॉल्यूशन सोचोगे आप, क्योंकि प्रॉब्लम में लिखा कुछ और था। तो 50% लोगों के साथ समस्या आती है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड वो कर ही नहीं पाते हैं। ये पूछ क्या रहा है यही नहीं पता चलता उन्हें कि पूछ क्या रहा है। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे स्टूडेंट जब एग्जाम देने आते हैं, कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए, तो वो एक एक पेज की प्रॉब्लम लेकर आती हैं और कहती हैं उसका कोड बनाकर हमें दे दो। अब जब स्टूडेंट आते हैं मेरे पास, तो मुझसे वो ये नहीं कहते सर हमसे हुआ नहीं है, वो हमसे ये कहते हैं सर ये समझा दो लिखा क्या है इसमें, हमें बस यही बता दो इसमें करना क्या है, कर तो मिलेंगे, बस ये बता दो करना क्या है इसमें। अब ये बड़ा चैलेंज हो गया, क्योंकि जब आप कहीं जॉब करोगे तो आपका जो क्लाइंट होगा वो आपसे कैसे बात करेगा? फोन पर कब तक बात करेगा भाई? 10 पेज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कब तक समझाएगा उसमें? और आप शुरू का याद रखोगे बात को भूल जाओगे, बात का सुनोगे पहला भूल जाओगे। वो लिख के ही दे सकता है, दूसरा कोई तरीका है नहीं। तो इंडस्ट्री में हमेशा रिटन कम्युनिकेशन चलता है क्लाइंट के साथ, ओरल कम्युनिकेशन तो बस है ही नहीं कोई। रिटन कम्युनिकेशन जो है मेल कर दो, व्हाट्सअप भी नहीं चलता वहां पर, मेल चलता है, सीधा मेल। मेल कर दो, जो करना है मेल करो, रेस्पॉन्स करना है मेल पे आएगा। आज भी इंडस्ट्री मेल पे ही चलती है, व्हाट्सअप सिर्फ खेलने के लिए होता है।
या बिजनेस करने के लिए यूज हो रहा है व्हाट्सएप का। ब्रॉडकास्ट मैसेज कर दिया, कार्ड बनवा लो, बिल्डिंग है जगह ले लो, फ्लैट खरीद लो, या कोचिंग ज्वाइन कर लो, या ऐसे बिजनेस करने के लिए व्हाट्सएप का यूज है। बाकी कहीं और किसी नॉलेज के लिए तो व्हाट्सएप का यूज तो यही। ठीक है, बराबर। अगर आपसे कहा जाए तो प्रोफेशनल जो कम्युनिकेशन है वो हमारा अभी भी ईमेल पर ही चलता है। तो अब आपके पास डॉक्यूमेंट आ गया, आपको उसे पढ़ना है। समस्या शुरू कहाँ से होगी कि जो लिखा हुआ है वो समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? लिखा हुआ समझ में क्यों नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है, ये समस्या हो गई। ये क्यों नहीं आ रहा है, हम उससे सॉल्व करना चाहते हैं। क्या वजह है? लिखने वाले ने गलत लिख कर दिया है, या तो ये वजह हो सकती है, या पढ़ने वाले को पढ़ना नहीं आता, ये वजह ये हो सकती है। पढ़ने वाले तो हमें सर, क्या कमी हो सकती है? लिखने वाले ने गलत लिखा है तो उससे कहेंगे कॉल करके, या उसको ईमेल करेंगे कि अभी दोबारा सही लिख कर दो। और पढ़ने वाले के अंदर कमी है तो हम थोड़ी बोलेंगे उससे कुछ। तो पढ़ने वाले के अंदर कमी क्यों आएगी? क्योंकि जिस लैंग्वेज में वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी हुई है उस लैंग्वेज को हम नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये इंग्लिश में लिखी हुई है, अब किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो उसके लिए तो बेकार हो गया ये सब। अगर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट मान लो फ्रेंच में लिखा हो और मुझे फ्रेंच नहीं आती है तो मैं तो बेकार हो गया। पाइथन बहुत अच्छी आती है, वो तो तीसरा स्टेप है। तो इसका मतलब क्लाइंट की लैंग्वेज मुझे आनी चाहिए। हमने कहा क्लाइंट अगर चाइनीज में लिख कर देगा तो चाइनीज सीखो। मेरे अलग अलग क्लाइंट है 5 कंट्री के, तो सब सीखूं मैं। हमने कहा सोच कर देखो, जब टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो नहीं हुई थी तो कितनी मजबूरी होती होगी हम लोगों की, डेवलपर्स की। आज तो टेक्नोलॉजी बहुत ग्रो हो गई है। आज आपको एक भाषा तो सीख लो, कम से कम हिंदी के अलावा इंग्लिश सीख लो, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज कवर हो ही जाएगी। मत सीखो चाइनीज, मत सीखो फ्रेंच, मत सीखो जर्मन, मत सीखो इंग्लिश, हिंदी दो तो सीख लो कम से कम। बाकियों के लिए क्या करोगे? कॉपी करोगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, गूगल पे जाओगे, लिखोगे इंग्लिश टू वो भाषा, वो लैंग्वेज जिसमें आप देखना चाहो, तुमने कहा हिंदी में दिखा दो सर, ये लो। मुझे पंजाबी अच्छी लगती है, पंजाबी में दिखा दो, ये लो। अब क्लाइंट ने अपना डॉक्यूमेंट किसी में लिख कर दिया है, आप ट्रांसलेट करा लो अपनी आसान भाषा में। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉब्लम मेरी समझ में आ जाए। तो आप पढ़ लो, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य विक्रय मूल्य, कई बार इतना हिंदी में लग गया हमारी फिर समझ में नहीं आएगा। तो दोनों को मिक्स करके पढ़ो, इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करो। ऑब्जेक्टिव है कि हमारी समझ में आना चाहिए। घर में कोई छोटे भाई बड़े बहन है, पेरेंट्स हैं, कोई भी है रिलेटिव है, उनसे पूछ लो। कोई मिलाकर प्रॉब्लम समझ में आनी है हमारे लिए, कैसे आनी है? टेक्नोलॉजी सबसे पहला तरीका है। इसके अलावा शायद ही कहीं आपको बेटर तरीका मिलेगा टेक्नोलॉजी के अलावा। अलग अलग कंट्रीज में लोग जाते हैं ना घूमने, तो इसी का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, और गूगल तो अपना एक फोन जो बना रहा है, बना ही दिया शायद उन्होंने, उसका प्रमोशन ही ऐसे कर रहा है कि आप दूसरे देश में घूमने जा रहे हो, कुछ लिखा हुआ है कहीं शॉपिंग एरिया में, समझ ही नहीं आ रहा है, मोबाइल निकाला, गूगल क्लिक करा, बन गया अपनी भाषा में। शायद अभी आपने देखा होगा 6 महीने पहले गूगल इसका ऐड कर रहा था। गूगल लेंस तो एक एप्लीकेशन हो गई, वो किसी भी एंड्रॉइड पे चलती है। गूगल एक फोन ही लॉन्च कर रहा है अपना, कर दिया है शायद, कर ही दिया है। चलो बराबर। तो पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट का पड़ाव तो सही हो गया कि भाई पहली पड़ाव में हम पास हो गए, अब दूसरा पड़ाव, इसका सॉल्यूशन सोचो, मतलब लॉजिक सोचो, कागज में भी, सिंटैक्स में बाद में सोचेंगे। तो अभी आपने किसी ने बताया भी था, शायद कोई कह भी रहा था कि प्रॉब्लम है कि एक शॉपकीपर है, कोई दुकानदार है, उसने किसी चीज को मार्केट से खरीदा 10 रुपए का, और आगे कस्टमर को उसने सेल कर दिया मान लो 15 रुपए का। तब आपको ये बताना है उसे प्रॉफिट कितना हुआ। 5 रुपए का, देखो सबने बता दिया। किसी से पूछो, सब बता देगा, क्योंकि प्रॉब्लम को आपने समझ लिया और आसान भाषा में समझ लिया उसे। अब अगर इस कहानी में मैं थोड़ा उल्टा कर दूं कि मार्केट से दुकानदार ने कोई चीज 10 रुपए की खरीदी, उसकी एक्सपायरी आ रही थी, उसने क्या करा, उसने उसे 8 रुपए में बेच दिया, वरना 10 ही खराब हो जाते पूरे।
अब क्या हो गया, कितने का हो गया, 2 रुपए का लॉस हो गया। तो प्रॉब्लम को समझने के लिए हमने अपना ट्रांसलेशन यूज कर लिया, उसका सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने पहले कुछ एग्जाम्पल बनाए। सॉल्यूशन नहीं बनाया अभी, हमने कुछ एग्जाम्पल बनाए कि अगर मान लो वो चीज 10 में खरीदी 15 में बेच दी है तो ऐसे हो गया, 10 में खरीदी 10 में बेच दी तो ना प्रॉफिट है ना लॉस है, 10 में खरीदी 8 में बेच 2 रुपए लॉस। अब हम सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, मुझे यही नहीं पता कितने में खरीदी कितने में बेची, अब बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। मैंने कहा सर ऐसे कैसे हो जाएगा, वरना कोई मैजिक थोड़ी है, बताना तो पड़ेगा आपको। हमने कहा यही तो सोल्यूशन होता है, इसी को तो लॉजिक कहते हैं। आपको नंबर नहीं बताएंगे कि कितने में खरीदी कितने में बेची। अब बताओ सॉल्यूशन क्या होगा इसका, कागज पे, प्रोग्राम में नहीं, कागज पे बताओ। तब कैसे शुरू करें, माना, जब नंबर नहीं है तो माना, माना कि दुकानदार ने कोई चीज एक्स अमाउंट में खरीदी मार्केट से, और माना उसने बाई अमाउंट में आगे कस्टमर को सेल कर दी। नंबर नहीं है मेरे पास, मैं एक्स और वाई के साथ चल रहा हूँ, गणित में एक्स और वाई मानते रहते हैं हम लोग। अब बताओ कि उसे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो क्या क्या वो कौन सी गणित लगेगी इसमें, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स घटाना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो जितने अमाउंट में बेचा है माइनस कर दो जितने अमाउंट में खरीदा था, तो इसका जो डिफरेंस होगा, अगर मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लूं तो इसकी वैल्यू से मुझे पता चल जाएगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ कि क्या हुआ। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ऑन पेपर सॉल्यूशन तैयार है कि मुझे क्या करना है, दो चीजें माननी है, उनका डिफरेंस लेना है और उस डिफरेंस को चेक करना है। अगर डिफरेंस की वैल्यू 0 आ गई तो ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। अगर डिफरेंस की वैल्यू 0 से ज्यादा आई है तो सोचो इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा आएगी, पॉजिटिव आएगी। कब आएगी, जब ये वाला फैक्टर बड़ा हो और ये वाला फैक्टर कैसा हो, छोटा हो, तभी तो आएगी। बाई कौन है, जिसमें हमने आगे सेल कर दिया था, एक्स कौन है जिसमें खरीदा था, मतलब प्रॉफिट हो गया फिर तो उसे। तो डी में अगर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट हो गया, और डी में अगर नेगेटिव आया तो लॉस हो गया। कागज का सोल्यूशन बन गया। अब क्या करना है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आती है उसे उठा लो और अपना कोड लिख दो। अब आपको सी आती है तो इस कोड को सी में लिख दो, जावा आती है तो जावा में लिख दो, डॉट नेट है तो डॉट नेट में लिख दो, पाइथन आती है तो पाइथन में लिख दो। इफ एल्स लगाना है फिर इसमें, यूजर से इनपुट लेना है। अब ये कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एक्स, कॉस्ट प्राइस मान लो, वेरिएबल का नाम भी सीपी ले लो ना, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस एसपी ले लो, एक्स वाई की जगह रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो एसपी माइनस सीपी, है ना। तो इसका लॉजिक बन गया, अब आप बनाओ अपना। तो सोचो सर इस तरह से तो हम बाकी सारे प्रोग्राम भी फिर पढ़कर गूगल ट्रांसलेशन पर जाकर हिंदी में पंजाबी में ट्रांसलेट करके समझ तो लेंगे ही। उसके बाद फिर उनका लॉजिक सोचेंगे, फिर जो लॉजिक सोचा है उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह से आप इन सारे प्रोग्राम्स को बनाएंगे। 10 प्रोग्राम है, 2 दिन है आपके पास, 48 घंटे हैं, दिन 2 ही है, घंटों में देखो तो 48। अगर आप बैठ जाओ तो मुझे लगता है कि आप जीरो पर, आपको कुछ नहीं आता है तो एक क्वेश्चन को ऑन एन एवरेज आपको 15 मिनट लगेंगे, ऑन एन एवरेज। किसी में 2 मिनट लगेंगे, किसी में 1 घंटा लग जाएगा। तो ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन में 15 मिनट लगेंगे, लिखने से लेकर गलती करने तक, गलत गलत लिखकर एरर सही करने तक 15 मिनट लगेंगे। और एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेंगे। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने जो सोचा वो पूरा सही टाइप करके बिना स्पेलिंग मिस्टेक के, बिना सिंटैक्स एरर के, 2 से 3 मिनट लगने हैं। ठीक है, चलो तो शुरू शुरू में कागज के साथ इसको करो, जब प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए तो कागज की जगह ब्रेन का यूज करते रहो, दिमाग में रख रख कर अपना कोड दिमाग में रखो और लिखते चलो। जब टाइप करो तो ब्रेन बताता रहे आपको, अब ये लिखो, अब ये लिखो, अब ये लिखो। अभी क्या, अभी कागज देख देख कर लिखो क्या क्या सोचा था आपने। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, लॉजिक वाली। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना बड़ी बात नहीं, उसे कोई भी सीख सकता है। बड़ी बात है लॉजिक को समझना, कि जो आपने लॉजिक सोचा था माइनस करने वाला, वो दिमाग में क्लिक कैसे होगा।
तो वो प्रैक्टिस, इस तरह के क्वेश्चंस की जब बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस तरह के प्रॉब्लम में क्या होता जाता है। ठीक है, चलो फिलहाल इतना ही, मंडे को मिलेंगे 4 बजे।